बौरा गांव में एक छोटा सा स्कूल है जो कि बहुत साल पुराना है। स्कूल की हालत बहुत खराब है। बच्चों के बैठने वाली बेंच टूटी हुई है और उन पर दीमक लगी हुई है। ब्लैक बोर्ड पर दरारें पड़ी हुई हैं। साथ ही बारिश के मौसम में स्कूल की छत से पानी भी टपकता है। बच्चों, जल्दी से अपना होमवर्क चेक करवा लो। अभी बारिश होने वाली है, नहीं तो तुम्हारी कॉपियाँ भीग जाएंगी। बारिश में कॉपी भीग जाने के डर से सभी स्टूडेंट्स अपना होमवर्क चेक कराने के लिए टीचर के पास जाते हैं। टीचर सभी बच्चों का होमवर्क चेक करती हैं और उन्हें नया होमवर्क देकर घर भेज देती हैं। ठीक है बच्चों, कल सब अपना होमवर्क करके आना और अभी सीधे घर चले जाओ। कोई भी मुझे रास्ते में घूमता हुआ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि बारिश तेज होने वाली है और बारिश में भीग जाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है मैडम, हम सब स्कूल से डायरेक्ट घर चले जाएंगे। सभी स्टूडेंट घर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद मैडम भी स्कूल के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके ताला लगा देती हैं और अपने घर चली जाती हैं। सबके चले जाने के बाद तेज बारिश होती है और साथ ही आंधी तूफान भी आता है। तेज तूफान के चलते स्कूल टूटकर नीचे गिर जाता है। अगले दिन जब मैडम स्कूल आती हैं तो देखती हैं कि स्कूल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लो, अब यही देखना बाकी रह गया था। जैसे तैसे करके हम लोग इस स्कूल में काम चला रहे थे, अब तो वो भी नहीं रहा। अब बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी? टीचर गांव के मुखिया के पास जाती है और उनको इस बारे में बताती है। मुखिया जी, हमारा स्कूल तूफान की वजह से टूट गया है। हमें स्कूल के लिए नए बिल्डिंग की जरूरत है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि मैं नई बिल्डिंग बनवा सकूं, पर हम लोग सरकार से स्कूल बनवाने के लिए अर्जी दे सकते हैं। आप एक अर्जी लिख दीजिए, मैं उस पर साइन करके गांव प्रधान की मुहर लगाकर कार्यालय में जमा करवा दूंगा। ठीक है? टीचर स्कूल की बिल्डिंग बनवाने के लिए एक एप्लीकेशन लिखकर मुखिया को देती है। मुखिया उस पर प्रधान की मुहर लगाकर उसको अपने नजदीकी सरकारी ऑफिस में जमा कर देता है। कुछ दिनों के बाद एक सरकारी इंजीनियर स्कूल का नक्शा बनाने और जगह का मुआयना करने गांव में आता है। ये लीजिए मैम, मैंने नए स्कूल का नक्शा बना दिया है। मैं इसकी एक कॉपी ऑफिस में जमा कर दूंगा। जैसे ही सरकार की तरफ से बजट पास होगा, नया स्कूल बनने का काम शुरू हो जाएगा। टीचर को नए स्कूल का नक्शा देने के बाद इंजीनियर वहाँ से चला जाता है और सरकारी ऑफिस में स्कूल का नक्शा दे देता है, पर सरकारी अफसर इस विषय पर कोई भी ध्यान नहीं देते और बहुत समय गुजर जाने के बाद भी स्कूल बनने का काम शुरू नहीं होता है। कई महीने इंतजार किया, अब तो 1 साल होने को है। अभी तक नया स्कूल बनने का कोई संकेत तक नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि सरकार हमारे लिए स्कूल बनवा कर देगी। टीचर इस बारे में इंजीनियर से बात करने के लिए उसके ऑफिस जाती है। आइए मैडम, बैठिए, मैं आपके पास ही आने वाला था। सर, वो हमारे स्कूल की बिल्डिंग का काम कब से शुरू होगा? 1 साल बीत चुका है। बच्चों के भविष्य का सवाल है। अब आपको क्या बताऊं मैडम, मैंने तो उसी दिन नक्शा दे दिया था, वो पास भी हो गया था। सरकार की तरफ से जो स्कूल बनाने के लिए बजट आया था, उन पैसों को सरकारी अफसरों ने खा लिया और कागजों में ये दिखा दिया कि स्कूल बन चुका है। अच्छा, तो ये बात है। सरकारी अफसरों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? इन लोगों ने तो बच्चों के भविष्य को भी नहीं छोड़ा। कम से कम इस स्कूल का पैसा तो छोड़ देते, बेचारे बच्चों का भला हो जाता। मैं माफी चाहता हूँ मैडम, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो गया, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो अपना काम कर दिया था। नहीं, मैं इतनी आसानी से बच्चों के भविष्य को खराब नहीं होने दूंगी। स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी तो क्या हुआ? मैं पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाऊंगी, पर मैं उनकी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी। अगले दिन से टीचर सभी को एक बड़े पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू करती है। सभी बच्चे अपने इस तरह की क्लास से बहुत खुश थे, पर तभी अचानक से बारिश शुरू होती है और बच्चे बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अरे, कहाँ जा रहे हो? आराम से बच्चों, बारिश में फिसलना मत। कुछ बच्चे पास में पड़े एक खराब रिक्शा के अंदर बैठ जाते हैं। मैडम भी रिक्शा के अंदर चली जाती हैं और आगे ड्राइवर की सीट पर बैठकर बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। ये तो हमें अच्छी जगह मिल गई है बच्चों, हम लोग यहाँ बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। पर मैडम, इस रिक्शा में तो सिर्फ हम 4 लोग ही पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी के स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे? इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा।
मैं कोई उपाय निकालती हूँ। तुम आज का अपना लेसन कंप्लीट करो और घर चले जाओ। मैं कल तक नए स्कूल का इंतजाम करती हूँ। सभी बच्चों के जाने के बाद मैडम एक रिक्शा मैकेनिक के पास जाती हैं। मुझे बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनाना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं रिक्शा मैकेनिक हूँ मैडम, कोई बिल्डिंग बनाने वाला मिस्त्री नहीं हूँ जो आपके लिए स्कूल बना कर दे दूँ। मुझे रिक्शा का ही स्कूल बनाना है, पत्थर का नहीं, इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। रिक्शे का स्कूल? पर कैसे? मैंने तो आज तक कभी भी रिक्शा का स्कूल ना देखा है और ना ही सुना है। पहली बार आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ। मैडम, मैं गरीब आदमी हूँ, ये देखकर आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? और अगर मजाक नहीं कर रही हैं, तो आप खुद ही बता दीजिए कि रिक्शा का स्कूल कैसे बना सकते हैं। देखो, वहाँ पर बहुत टाइम से कुछ खराब रिक्शे पड़े हैं, क्या तुम उन सभी को जोड़कर एक ऐसा रिक्शा स्कूल तैयार कर सकते हो जिसमें मेरे सभी स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर पढ़ सकें? अच्छा, तो ऐसी बात है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये तो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, आप सिर्फ मेरा कमाल देखते जाइए। मैं सभी खराब रिक्शा को जोड़कर एक ऐसी पाठशाला बनाऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे। अब वो मैकेनिक सभी खराब पड़े रिक्शा को एक जगह पर इकट्ठा करता है और वेल्डिंग करके जोड़ देता है। ये लीजिए मैडम, आपका रिक्शा स्कूल चकाचक बनकर तैयार हो गया है। पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड फिट कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा जो भी बिल हुआ है वो मुझे दे दो, मैं पे कर देती हूँ। कैसी बात कर रही हैं मैडम आप बच्चों के भविष्य के लिए इतना कुछ कर रही हैं और मैं इतना भी काम फ्री में नहीं कर सकता क्या? और वैसे भी मेरी बेटी सुधा को तो आप ही पढ़ाती है ना। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा है। अब टीचर रिक्शा स्कूल की ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसको चलाने लगती है और बच्चों के घर जाकर उनको पिक करती है। एक औरत को रिक्शा चलाता देखकर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, पर टीचर उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देती है। अरे वो देखो, औरत रिक्शा चला रही है। अब टीचर सभी स्टूडेंट को उनके घर से पिक करती है और सभी को रिक्शा स्कूल के अंदर पढ़ाती है और छुट्टी होने पर सभी को घर पर ड्रॉप कर देती है। सभी बच्चे भी मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में टॉप करते हैं। ये देखो बच्चों, हमारे स्कूल के बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है, सभी ने टॉप किया है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स को नई क्लास के लिए शुभकामनाएं। अब ये बात सभी जगह फैल जाती है कि एक टीचर स्कूल ना होने की वजह से रिक्शा में घूम घूम कर बच्चों को पढ़ाती है। सरकार के कानों तक जब ये बात पहुंचती है तो सरकार उन घुसखोर अफसरों को नौकरी से निकाल देती है जिन्होंने स्कूल बिल्डिंग का पैसा खाया था और टीचर को उसके इस नेक काम के लिए अवार्ड से सम्मानित करती है। ये चतुर्वेदी परिवार है। इस परिवार के मुखिया दीनदयाल जी है, जो पेशे से स्कूल के हेडमास्टर है। ये उनकी पत्नी मीना और ये बेटा धीरज, जिसका ट्रकों का बिजनेस है, और ये बहू पूनम। चतुर्वेदी परिवार बहुत ही खुशहाल और संतुष्ट परिवार है। अरे बहू आओ, शतरंज खेलते हैं। नहीं बाबूजी, हम हमेशा हार जाते हैं, आप इनके साथ खेलिए। हारता तो मैं ही हूँ हमेशा, पर बाबूजी हम खेलेंगे। वैसे भी जब तक पराठे नहीं बनते मेरे पास करने को है ही क्या। आप लगाओ बाबूजी। ये हुई ना बात। बाप बेटे शतरंज खेलने बैठ गए। दीनदयाल जी शतरंज के खेल के उस्ताद थे और मिनटों में उन्होंने धीरज को हरा दिया। आप एक बार भी मेरे लल्ला को जीतने नहीं देते। हमने कहाँ रोका है इसे जीतने से। अगर तुम्हारा लल्ला जीतने के काबिल होगा तो जीत ही जाएगा ना। अब कोई खुद को हरवा के बेटे को जितवा थोड़ी ना सकता है। बाबूजी, हमको तो हारने में भी बड़ा मजा आता है। आपको इस खेल से इतना शौक है कि क्या बताएं। इस खेल से ज्यादा हमें बच्चों को पढ़ाने का शौक है और हमारे 10 बज गए हैं, हम जा रहे हैं स्कूल। अरे पर बाबूजी, नाश्ता तो करते जाइए। टाइम नहीं है बहू हमारे पास। 1 मिनट रुकिए तो हम डिब्बे में भरकर दे देते हैं। ठीक है, बस 1 मिनट। पूनम ने हड़बड़ी डिब्बा भरा और दीनदयाल जी चले गए। दीनदयाल जी सरकारी स्कूल के मास्टर थे।
भले ही सरकारी स्कूल की हालात खराब थी, पर यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी मिलती थी। दीनदयाल जी मन लगाकर पढ़ाते थे। अरे छोटू, तू आज इतनी देरी से क्यों आया? अब वो सर, मैं बगल वाले गांव गया था अपनी दीदी को उसके ससुराल छोड़ने, तो वहाँ से दौड़ते हुए आ रहा हूँ, इसीलिए देर हो गई। ठीक है, इस बार तुम कक्षा में बैठ सकते हो। अगली बार देर हुई तो हम तुम्हारे बहाने नहीं सुनेंगे। ठीक है। दीनदयाल जी शिक्षा को बहुत सीरियसली लेते थे। वो मानते थे कि स्कूल में बिताया हुआ हर क्षण बहुत जरूरी होता है, इसलिए ना वो खुद देरी से जाते थे और ना ही उनके छात्रों को देरी से आने देते थे। सब कुछ सही चलता जब तक बरसात नहीं आती, पर बरसात आते ही क्लासरूम खाली हो जाता, क्योंकि सरकारी स्कूल की छत टपका करती थी और छत की रिपेयर करने के लिए दीनदयाल जी हर साल सरकारी ऑफिस में अर्जी लेकर जाते थे। आइए आइए दीनदयाल जी, वहीं मैं सोचूं बरसात शुरू हो गई है, आप अभी तक आए कैसे नहीं? क्या लेंगे, चाय या ठंडा? आप बस हमारे स्कूल की छत रिपेयर करवा दीजिए, बाकी हम कुछ नहीं लेंगे। ऐसा है ना दीनदयाल जी, हम आपकी अर्जी हर साल आगे भेज देते हैं, पर मंत्री जी आपकी इस अर्जी के लिए फंड ही नहीं सैंक्शन करते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब हमें क्या करना चाहिए? आप एक बार जाकर शिक्षा मंत्री जी से मिल लीजिए, हो सकता है आपका काम बन जाए। ठीक है, तो मैं ये अर्जी उन्हें ही दूंगा। दीनदयाल जी ने मंत्री जी का अपॉइंटमेंट लिया और उनसे मिलने पहुंच गए। सर, हम सरकारी स्कूल के मास्टर हैं। हमारे स्कूल की छत पिछले 4 सालों से टपक रही है। हर साल हम सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाते हैं। कृपा होगी अगर आप एक बार हमारी अर्जी स्वीकार कर लें और अधिकारियों को आदेश दें। जी जी बिल्कुल, हम तुरंत आपके स्कूल की मरम्मत का काम सौंप देंगे किसी कॉन्ट्रैक्टर को। धन्यवाद सर। आज दीनदयाल जी खुश थे कि जल्द ही उनके स्कूल की छत की मरम्मत होने वाली थी। वो जलेबियां लेकर घर पहुँचे। क्या बात है बाबूजी, आज आप बहुत खुश हैं? खुशी की बात ही है। आज हम शिक्षा मंत्री से मिलकर आए हैं। उन्होंने हमारी अर्जी स्वीकार कर ली है। अब जल्द ही स्कूल की छत रिपेयर होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, आप वापस दिन भर स्कूल में रहेंगे तो यहाँ हमारी परेशानी कम होगी। क्या? ये खबर सुनकर पूरा परिवार खुश था। सब जानते थे कि दीनदयाल जी को शिक्षा से कितना प्रेम था। इस बात को कुछ दिन बीत गए। अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ, इसलिए पता लगाने के लिए दीनदयाल जी वापस सरकारी ऑफिस गए। क्या हुआ दीनदयाल जी, आज आप वापस यहाँ? हम मंत्री जी को मिलकर आए थे। उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट किसी को देकर मरम्मत का काम शुरू करवाएंगे, लेकिन अब तक कुछ शुरू नहीं हुआ। हमें तो ऐसी कोई हिदायत नहीं मिली ऊपर से। लगता है मंत्री जी ने आपकी बात सुनी भी और भूल गए। क्या? हम अभी उनके पास जाकर उन्हें याद दिलाकर आते हैं। कोई फायदा नहीं दीनदयाल जी, मंत्री जी फॉरेन ट्रिप पर गए हैं 1 महीने के लिए। 1 महीना? बाप रे, तब तक स्कूल बंद रखना पड़ेगा और कोई उपाय भी नहीं है। दीनदयाल जी मायूस हो गए। दीनदयाल जी ने अपने घर वालों को ये सारी बातें बताई। अब क्या बाबूजी? पता नहीं, सोचे थे जल्द ही स्कूल शुरू होगा, पर लगता नहीं है। दीनदयाल जी का उदास चेहरा देखकर धीरज और पूनम को बहुत बुरा लग रहा था। वो दोनों उनकी मदद करना चाहते थे। बाबूजी, आप किसी और जगह क्लास चला नहीं सकते क्या? पर कहाँ? इतनी बड़ी जगह कहाँ है इस गांव में? हमारा घर भी इतना बड़ा नहीं है। धीरज सोच ही रहा था कि उसे ट्रक के कंटेनर का याद आया। बाबूजी, ट्रक के कंटेनर में क्लास चलाएं तो? ये कैसे संभव है? आपने ट्रक के कंटेनर में ऑफिसेज देखे होंगे, तो अंदर कक्षा भी बना सकते हैं। जब तक स्कूल की मरम्मत नहीं हो जाती है, कम से कम बच्चे पढ़ तो पाएंगे।
क्या ये संभव है? जरूर। अगले दिन धीरज अपना ट्रक गांव के अंदर ले आया। इस ट्रक पर एक कंटेनर था। धीरज ने कंटेनर के अंदर ब्लैक बोर्ड लगवाया और लाइट और पंखे भी, और एक ही दिन के भीतर विशाल ट्रक स्कूल तैयार हो गया। लीजिए बाबूजी, आपका ट्रक स्कूल तैयार है। अगले ही दिन से गांव के सारे बच्चे ट्रक स्कूल में पढ़ने आने लगे। अब बरसात की कोई परेशानी नहीं थी। दीनदयाल जी एक बार फिर बच्चों को पढ़ाने लगे और उन्हें खुश देखकर उनका परिवार भी बहुत खुश था। पूरी बरसात सरकारी स्कूल ट्रक स्कूल के अंदर ही लगता रहा। आखिर बरसात के अंत में सरकार ने सरकारी स्कूल की मरम्मत का काम शुरू किया। दीनदयाल जी खुश थे कि किसी भी बच्चे की शिक्षा नहीं रुकी थी। उम्मीद है अगले साल इस गांव को विशाल ट्रक स्कूल की जरूरत ना पड़े। उमेश रामपुर गांव के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर था। स्कूल के सारे बच्चे उमेश से बहुत डरते थे। उमेश बहुत ही सख्त स्वभाव का इंसान था। अरे यार, आज तो उमेश सर चेकिंग के लिए आने वाले हैं। मैं गलती से अपना जूता साफ करना भूल गया। आज तो खैर नहीं है। अरे टेंशन क्यों ले रहा है? अपने सफेद जूते पर चौक रगड़ दो, सर को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सर की नजर बाज से भी ज्यादा तेज है। अगर उन्होंने तुम्हारे गंदे जूते देख लिए तो तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई होगी। कैसी दोस्त हो तुम? मेरा टेंशन कम करने की बजाय बढ़ा रही हो। सोनू सर के आने से पहले अपने सफेद जूतों में चौक घसने लगता है। तभी उमेश सर क्लास में पहुंच जाते हैं और सोनू को जूते में चौक रगड़ते हुए देख लेते हैं। सोनू सर को देखकर डर जाता है और चौक अपने पीछे छिपा लेता है। ये क्या हो रहा है? तुम्हें घर में जूते साफ करने का वक्त नहीं मिलता, जो स्कूल में आकर जूते में चौक रगड़ रहे हो। सॉरी सर, गलती हो गई। अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा मौका होने ही नहीं दूंगा। तुम्हारी सजा ये है, स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल की आंगन की तुम सफाई करोगे। माफ कर दीजिए सर। फिर से अगर तुमने ऐसी गलती की तो तुमको स्कूल की वॉशरूम साफ करना पड़ेगा। उमेश सर क्लास में आकर सभी की कॉपी चेक करने लगते हैं। रिया की कॉपी में कवर नहीं लगा हुआ था। ये क्या है? तुम्हारी कॉपी में कवर क्यों नहीं लगा हुआ है? सॉरी सर, ये मेरी नई कॉपी है। मैं अगली बार इसमें कवर चढ़ा लूंगी। जाकर पीछे वाले बेंच पर हाथ खड़े कर कर खड़े हो जाओ, और अगली बार ऐसी गलती की तो तुम्हें क्लास से बाहर कर दूंगा। रिया क्लास की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर हाथ खड़ा करके खड़ी हो जाती है। रिया को खड़ा देख रश्मि उसे चिढ़ाने लगती है। तभी उमेश सर की नजर रश्मि पर चली जाती है। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। जाओ, तुम भी साथ में जाकर खड़े हो जाओ। पूरी कक्षा तुम दोनों खड़े खड़े पढ़ाई करोगे। सॉरी सर, इस बार माफ कर दीजिए सर। नो सॉरी। रश्मि भी रिया के साथ जाकर पीछे कान पकड़कर खड़ी हो जाती है। दोनों पूरा दिन खड़े खड़े ही क्लास अटेंड करती हैं। छुट्टी के बाद सोनू स्कूल की आंगन की सफाई करने के बाद घर जाने लगता है। रश्मि और रिया सोनू का स्कूल के बाहर इंतजार कर रही होती हैं। मैं तो थक गया। आंगन साफ करने में मेरा पूरा दम निकल गया। ये उमेश सर के कठोर स्वभाव की वजह से आज तक इनकी शादी नहीं हुई है। हाँ, सही कहा तुमने। हमेशा बच्चों के ऊपर चिल्लाते रहते हैं और हमें सजा देते रहते हैं। अगले दिन क्लास में एक नई टीचर आती हैं। वो देखने में बहुत ही सुंदर और कोमल स्वभाव की होती हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी कोई अपनी सीट पर बैठ जाएं। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उमा मैडम बहुत अच्छे से बच्चों से बात करती हैं और बहुत प्यार से बच्चों को समझाती हैं। बच्चों को उमा मैडम का पढ़ाया गया सारा सिलेबस फटाफट याद हो जाता था। एक दिन उमा मैडम अपनी क्लास ले रही थी और तभी उमेश सर क्लास में आ जाते हैं। उमेश सर को देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं और सीधे बैठ जाते हैं। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम लोगों की क्लास में बहुत शोर आने लगा है। अगर आगे से ऐसा ही शोर आता रहा तो मैं पूरे क्लास को दिन भर धूप में खड़ा रखूंगा। सर, आखिर तो ये बच्चे हैं। ये शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और मस्ती से पढ़ने में ही तो बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी हमेशा बच्चों को प्यार से ही समझाता हूँ।
बच्चे उमेश सर की बात सुनकर हैरान थे। दरअसल उमेश सर उमा मैडम को मन ही मन पसंद करने लगे थे, इसीलिए उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। एक दिन सोनू और रिया को स्कूल आने में देर हो गई। उमेश सर दोनों को लेट देखकर गुस्सा करने लगते हैं और दोनों की छड़ी से पिटाई करने लगते हैं। ये कोई वक्त है स्कूल का? तुम दोनों बहुत बिगड़ गए हो, ऐसे नहीं मानोगे। सर वो बीच रास्ते में हमारी साइकिल पंचर हो गई थी, इसलिए आने में देर हो गई। हाँ सर, सोनू सच कह रहा है। तुम्हें घर से पहले निकलना चाहिए था। इस बात की सजा तो तुम दोनों को जरूर मिलेगी। उमेश सर सोनू और रिया के हाथ में छड़ी मारने लगते हैं। तभी उमा मैडम आ जाती हैं। अरे सर, आप इन मासूम बच्चों को क्यों मार रहे हैं? बच्चे हैं, कभी आने में देर हो जाती है। अगर बार बार ऐसा करें तो फिर हमें एक्शन लेना चाहिए। आज पहली बार हमें इतनी देर हुई है। कोई बात नहीं बच्चों, जाओ जाकर पढ़ाई करो। उमेश सर उमा मैडम की बात मानकर सभी बच्चों को क्लास में जाने देते हैं। धीरे धीरे उमेश सर का स्वभाव भी उमा मैडम की तरह कोमल होने लगता है। अरे यार, हमारे उमेश सर तो बिल्कुल बदल गए हैं। हाँ, सही कहा तुमने। पहले हम पर कितना गुस्सा करते थे, हमें कठोर से कठोर सजा देते थे, लेकिन अब उमा मैडम के आने के बाद वो बिल्कुल कोमल स्वभाव के हो गए हैं। एक दिन सोनू अपना होमवर्क करना भूल जाता है। उमेश सर सभी का होमवर्क चेक कर रहे होते हैं। तुम बच्चे कुछ ज्यादा ही बिगड़ते जा रहे हो। आज होमवर्क नहीं किया, कल स्कूल आना छोड़ दोगे। नहीं सर, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। उमेश सर सोनू को क्लास से बाहर निकालकर मुर्गा बना देते हैं। तभी वहाँ उमा मैडम आ जाती हैं। अरे बेटा सोनू, तुम्हारी तो तबीयत खराब है ना, तो फिर तुम क्लास के बाहर क्यों बैठे हो? मैडम, तबीयत खराब होने की वजह से मैं होमवर्क नहीं कर पाया। उमेश सर ने मुझे क्लास से निकाल मुर्गा बना दिया है। तुम मेरे साथ क्लास के अंदर चलो। उमा मैडम क्लास में जाकर उमेश सर को समझाती हैं। सोनू ने मुझे कल फोन पर बता दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आपके सख्त स्वभाव की वजह से आज इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती थी। मैं तो बस बच्चों में अनुशासन लाना चाहता हूँ। बच्चों को प्यार से भी समझाया जाता है। अगर हम बच्चों को हमेशा डांट या मार कर समझाएंगे तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे और वो अपना गुस्सा कहीं और निकालेंगे। इसलिए हमें बच्चों से हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए। आखिर ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं समझ गया हूँ। अगली बार से मैं हमेशा बच्चों से प्यार से ही बात करूँगा। उस दिन के बाद उमेश सर बच्चों के साथ प्यार से पेश आने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद उमेश सर और उमा मैडम की शादी हो जाती है और उमेश सर भी उमा मैडम की तरह कोमल स्वभाव के हो जाते हैं। कुदरती हरियाली, खिलखिलाती नदी, पंछियों की चहचहाहट, खुशहाल सुखी लोगों का हासिल था तेजपुर गांव। गांव में प्रधान थे संपत राम। संपत राम बड़े ही सुसभ्य, सुसंस्कृत और ईमानदार व्यक्ति थे और गांव का बड़ा ख्याल रखते थे। बरगद के पेड़ के नीचे चल रही सभा में गांव को मिले एक विशेष पुरस्कार के बारे में जानकारी दे रहे थे। बड़ी ही खुशी की बात है, हर साल की तरह इस साल भी हमें आदर्श गांव का पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार इस बात का सबूत है कि हमारे गांव में विकास के साथ साथ सुख शांति भी है। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप सभी इसी तरह से मिलजुल कर रहा करें। लेकिन संपत राम जी, विकास और सुख शांति तो ठीक है, पर हर साल की तरह इस साल भी हमारे गांव में कड़ाके की ठंड आएगी, उसका क्या करें? इसका कोई जवाब है आपके पास? हर साल ठंड आती है और हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों को कंबल बांटेंगे, जिससे लोग ठंड से अपनी रक्षा कर पाएंगे। ये था सूरज, संपत राम का इकलौता बेटा, अपने पिता की तरह ही होनहार और एक अच्छा इंसान, जो कि हर दम गांव की भलाई के बारे में सोचता रहता था। लेकिन इस साल हमें पता चला है कि हर साल से ज्यादा ठंड इस साल आने वाली है। आप चिंता ना करें, हम इसका हल ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। रामदास की बात सच साबित हुई। इस साल गांव में काफी ठंड आई। संपत राम और सूरज ने गांव के लोगों को कंबल बांटे, पर जितने कंबल बांटे वो लोगों के लिए कम पड़ रहे थे। अरे इस साल तो ठंड इतनी है कि 2-3 कंबल से भी आराम नहीं मिल रहा है।
हाँ भाई, और इस साल तो गांव में संपत राम जी ने जितने कंबल बांटे वो भी कम पड़ गए। अब क्या करें? इस ठंड में बाहर कैसे निकले? घर से बाहर काम नहीं करने जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। करें तो करें क्या? अब लगता है हमें उस धनसुख लाल के दुकान पर ही जाना पड़ेगा। लेकिन वो तो काफी महंगा बेचता है, क्या करें? और कोई चारा है तो बताओ। इसलिए गांव के लोग धनसुख लाल के दुकान पर जमा हुए, जिसकी एक कंबल की दुकान थी। देखो भाई, ये कंबल तो 5,000 का है। इसकी क्वालिटी देखो, बहुत बढ़िया है। ये लेना हो तो लो, नहीं तो फुटो यहाँ से। तुम्हारे सरपंच के कंबल की तरह नहीं, उनके बेडशीट और कंबल में कोई फर्क ही नहीं है। फर्क तो आपकी नीयत और उसकी नीयत में है। उनके दिए कंबल अच्छे ही हैं, और आप जो कंबल 5,000 में बेच रहे हैं ना, उसकी कीमत 2,000 से ज्यादा नहीं है। इतनी ठंड है गांव में और आप अपने मुनाफे के बारे में सोच रहे हैं। अरे गरीब आदमी तो गरीब आदमी, अमीर इंसान को भी इस कंबल को खरीदने में दिक्कत होगी। आप भी तो इसी गांव के हैं ना, आपको जरा भी फिक्र नहीं है इस गांव की? मैं तो गांव के बारे में ही सोच रहा हूँ, इसीलिए तो इसके रेट कम हैं। नहीं तो जाओ शहर में, भाव पता चल जाएंगे। 7-8 हजार से कम में नहीं मिलेगा इस क्वालिटी का कंबल। गांव की फिक्र तो बस प्रधान संपत राम और सूरज को थी, जो अपने घर में बैठे चिंता में डूबे हुए थे। पिताजी, इस गांव में आई ठंड ने तो जान ही निकाल दी है लोगों की। हाँ, सुना है कल गांव में वो मंगलू के पिता की ठंड की वजह से मौत हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव में एक भी परिवार जिंदा नहीं बचेगा। धनसुख लाल अपने फायदे के बारे में ना सोचकर थोड़ा गांव वालों के बारे में सोचे तो सारी समस्या हल हो सकती है। उसके इतने महंगे कंबल गांव के लोग कैसे खरीदे? मुझे लगता है कि मुझे जाकर धनसुख लाल से बात करनी चाहिए। संपत राम जब धनसुख लाल के घर गए तो उन्हें भी वही जवाब मिला जिसकी उम्मीद धनसुख लाल से की जा सकती थी। धनसुख लाल, जरा मेरी बात सुनो। तुम गांव के बारे में सोचो। जहां लोग 500 रुपए भी खर्च नहीं कर पाते, वहां लोग 5,000 के कंबल कैसे खरीदेंगे बताओ? आप चाहते हैं कि मैं कंबल कम भाव में बेचूं? अरे मेरी कमाई करने का यही तो सीजन है। अगर अभी पैसे ना कमाऊं तो कब कमाऊं? मैं कम भाव में नहीं बेचूंगा कंबल, बस ये तय रहा। संपत राम और सूरज अपने घर में बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि इस समस्या से गांव के लोगों को बचाया कैसे जाए। संपत राम दुखी स्वर में बोल पड़े। इस गांव में जब से हूं, ना जाने कितनी ही समस्या इस गांव में आई। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं जब से प्रधान बना, अपने बच्चे की तरह इस गांव को मैंने संभाला है, हर समस्या से उबारा है, लेकिन इस समस्या का उपाय मिल ही नहीं रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने पिता की ये हालत देख सूरज भी बहुत दुखी हुआ। वाकई उसके पिता जब से प्रधान बने थे, अपने गांव को अपने बच्चे की तरह पालते आए थे। अपने परिवार से पहले हमेशा वो गांव के बारे में सोचते थे, लेकिन ठंड की समस्या ने तो उन्हें मानो अंदर से मार ही डाला था। सूरज भी तो अपने पिता की तरह ही गांव से प्यार करता था। इस पूरे माहौल में वो इस तरह फंस चुका था कि उसका दम घुट रहा था। इसीलिए टहलने के लिए वो गांव से दूर नदी किनारे पहुंचा। अरे भैया सुनो ना, हमारी बॉल उस बिल में गई है। प्लीज आप हमें उसमें से हमारी बॉल निकाल कर दीजिए ना। कहाँ गई है तुम्हारी बॉल? वो देखिए उधर, उस बिल में गई है। तुम लोगों को यही जगह मिली खेलने के लिए? मैदान में जाकर नहीं खेल सकते तुम लोग? यहाँ बिल है, बिल में पता नहीं क्या हो, सांप बिच्छू का डर होता है। भैया प्लीज बॉल निकाल दीजिए ना, हम लोग अभी मैदान में चले जाएंगे। प्लीज हमारी बॉल निकाल दीजिए। नाग को देखकर सभी डर गए, लेकिन सूरज तब चौंका जब नाग बोलने लगा। डरो मत, मैं जानता हूँ कि मुझे देखकर तुम डर गए हो। मैं एक बोलने वाला नाग हूँ। बिल में हाथ किसने डाला? सूरज डरते हुए कहता है, जी मैंने। हम बहुत खुश हुए, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मुझे एक ऐसी चोट लगी
जिससे ऐसा फोड़ा बन गया कि मैं ना चल सकता था और ना ही एक जगह बैठ सकता था। तुम्हारे छूने से वो फोड़ा फूट गया और अब मुझे काफी राहत है। तुम्हारी वजह से मुझे इस तकलीफ से राहत मिली है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके काम आ सका। नाग देवता, आप एक दर्द से उबर चुके हैं। आपको तो दर्द का एहसास अच्छे से है। मैं भी एक दर्द से गुजर रहा हूँ जिसका उपाय मुझे नहीं मिल रहा। बताओ मैं तुम्हारी हर तरह से मुश्किल को मिटा सकता हूँ। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जी मेरे गांव का नाम तेजपुर है। बात यह है कि इस साल गांव में काफी ठंड पड़ रही है जिससे लोग काफी परेशान हैं। लोग मर रहे हैं। अगर आप हमारे लिए कुछ कर सके तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। ऋणी तो मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हारी इस समस्या का निवारण मैं करता हूँ। फिर क्या था, एक ही पल में सूरज और बच्चों के सामने एक बड़ा सा तंदूर प्रकट हुआ और सूरज के हाथ में एक जादुई माचिस भी आ गई। ये एक तंदूर है। तुम्हारे हाथ में जो माचिस है सिर्फ उससे ही ये तंदूर जलेगा। इसकी गर्मी से तुम्हारे गांव में ऐसी गर्माहट फैलेगी कि कंबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ सामान्य हो जाएगा। वाह, इतना बड़ा तंदूर! अब तो बहुत मजा आएगा। इसमें तो पूरे गांव के लिए रोटियां बन सकती हैं। जब तंदूर जला तो गांव में खुशी की लहर ऐसी दौड़ी कि ठंड की लहर का नामो निशान न रहा। गांव के लोग भर भर कर सूरज को दुआएं देने लगे और देते भी क्यों ना, आज उसकी वजह से तो गांव में सुख और शांति आई थी। वाह सूरज भैया, ये तंदूर से तो ऐसी गर्मी पैदा हो रही है कि गांव में किसी को भी ठंड नहीं लग रही है। ये तंदूर तो कमाल का है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ सूरज भैया की इस माचिस से ही जलता है। जादू है ना ये? जादू तो है रामदास भैया। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा गांव इस ठंड से बच पाया। लेकिन ये सब देखकर गांव का सेठ धनसुख लाल पूरी तरह जल भुन गया था। इस सूरज ने तो मेरा सारा धंधा ही बिगाड़ दिया। मैंने इतने सारे कंबल जो शहर से खरीद कर लाए हैं, अब वो सारे के सारे मुझे उस तंदूर में ही जलाने पड़ेंगे। ये तंदूर जी का जंजाल बन गया है। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। सुना है जो माचिस उस सूरज के पास है, सिर्फ उस माचिस से ही वो तंदूर जलाता है। अगर तुम वो माचिस चुरा लो और उसे नष्ट कर दो तो फिर से लोग ठंड से मरने लगेंगे और उन्हें ठंड से बचने के लिए कंबल तो तुमसे ही खरीदनी पड़ेंगी। हाँ, लेकिन ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो तंदूर की माचिस हमारे हाथ लग जाए? तुम्हें वो माचिस गांव वालों की नजर से बचाकर चुरानी पड़ेगी। एक काम करो, रात के अंधेरे में तुम संपत राम के घर जाओ और वो माचिस अपने हाथ में लेकर उसे खत्म कर दो। रात को सारा गांव जब सो रहा था, तब संपत राम के घर के पीछे वाली खिड़की में कुछ हलचल महसूस हुई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सांप मुझे काट लेगा। धनसुख, तुम यहाँ कैसे? तुम चोरों की तरह हमारे घर कैसे आए? तुम्हारे जादुई तंदूर की वजह से तो गांव का फायदा हुआ, लेकिन मेरा धंधा चौपट हो गया। मेरा नुकसान हो रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहता तो मैं पैसे कैसे कमाता? इसीलिए मैं तुम्हारे तंदूर की माचिस को नष्ट करने यहाँ आया था। लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, वो एक सांप में तब्दील हो गया और अब देखो, जमीन पर पड़ते ही फिर से माचिस बन गया। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। सामने का दृश्य देखकर क्या हुआ ये जानने में सूरज और संपत राम को जरा भी देर नहीं लगी। इंसान लालच में किस तरह अंधा हो जाता है, तुम्हें आज समझ में आ गया होगा। तुम भी इसी तेजपुर के सदस्य हो। गांव के सुख दुख में तुम्हें साथ देना चाहिए, ना कि लालच में अंधा हो जाना चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए।
कुटुम्बपुर गांव में रामलाल नाम का व्यक्ति रहता था, जो गांव में ठेला लगाकर पानी पूरी बेचा करता था। रामलाल की पानी पूरी दूर दूर के गांव के लोग खाने आया करते थे। रामलाल एक दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। गरीबों को वो मुफ्त में पानी पूरी खिला दिया करता था। एक दिन रत्नापुर गांव का मुखिया रामलाल की पानी पूरी की तारीफ सुनते हुए अपने दो साथी भीमा और कालिया के साथ वहां पर आया। तुम्हारे पानी पूरी के चर्चे दूर दूर तक गांव में फैले हुए हैं रामलाल। मैं अपने आप को यहाँ पर आने से रोक नहीं पाया। ये मेरे दोनों साथी भीमा और कालिया हैं। अपने हाथ की बढ़िया पानी पूरी हम सबको खिलाओ। रामलाल ने उन सबको एक एक प्लेट पानी पूरी दे दी। पानी पूरी खाकर मुखिया खुश होते हुए बोला, तेरे हाथ में तो जादू है रामलाल, पानी पूरी खाकर मजा आ गया। सही कहा मुखिया जी, कई गांव में पानी पूरी खाई है, लेकिन ऐसी पानी पूरी का स्वाद कभी भी चखने को नहीं मिला। रामलाल, तुम हमारे गांव में ठेला क्यों नहीं लगाते? कालिया सही कह रहा है रामलाल, मेरा गांव तुम्हारे गांव से ज्यादा सुंदर है और वहाँ पर सफल व्यापारी भी रहते हैं। तुम्हारी पानी पूरी वहाँ खूब बिकेगी। तुम कहो तो मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए एक अच्छी सी दुकान भी बनवा दूंगा। नहीं मुखिया जी, मैं अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे गांव में भले ही आपके गांव जैसे धनवान व्यक्ति नहीं रहते हो, लेकिन मुझे अपने ही गांव में शांति मिलती है। आपको शायद नहीं पता मुखिया जी कि ये रामलाल एक नंबर का बेवकूफ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है। आधे से ज्यादा तो पानी पूरी ये अपने गांव के लोगों को मुफ्त में खिला देता है। भीमा की बात सुनकर मुखिया हंसते हुए बोला, वो तो इसके कपड़ों की और ठेले की हालत बता रही है। अभी भी वक्त है रामलाल, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जीवन में धन कमाना बहुत जरूरी होता है। मुखिया रामलाल को तरह तरह के लालच देने लगा, मगर रामलाल ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। रामलाल, मैंने तुम्हारी पानी पूरी की जरा सी तारीफ क्या कर दी, तुम तो अपने आप को 30 मार खां समझने लगे। तुम्हारा अब ये पानी पूरी का ठेला ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। इतना कहकर मुखिया गुस्से से अपने साथियों के साथ वहाँ से चला गया। वो सीधा रामलाल के गांव के मुखिया सत्तू से जाकर मिला। और सुनाओ सत्तू भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे गांव के? अरे मेरे गांव के हाल चाल क्या लेने आए हो मुखिया? हाल चाल तो तुम्हारे गांव के अच्छे हैं। तुम्हारे गांव में उन्नति ही उन्नति है। मेरे गांव के लोगों को तो 2 वक्त का भोजन भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है। तुम्हारे गांव में रामलाल की पानी पूरी तो बहुत प्रसिद्ध है। दूर दूर से गांव के लोग सिर्फ और सिर्फ रामलाल की पानी पूरी खाने के लिए ही आते हैं। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है मुखिया। उस बेचारे का पानी पूरी का ठेला अच्छा चलता है। यही बात तो मैं तुम्हें समझाने आया हूँ सत्तू। मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे गांव का नाम तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि रामलाल की वजह से प्रसिद्ध है। दूर दूर से गांव के लोग सिर्फ उसकी ही पानी पूरी खाने के लिए आते हैं। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं कि गांव वाले आपस में मिलकर रामलाल को ही मुखिया बना दे। रत्नापुर गांव के मुखिया की बात सुनकर सत्तू बुरी तरह से चौंक गया। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मुखिया। इस बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। तुमने तो मुझे टेंशन में डाल दिया। तो मुझे बताओ कि इसका उपाय क्या है। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे गांव का नाम मेरे नाम की वजह से प्रसिद्ध हो जाए? सीधी सी बात है, तुम्हारे गांव का नाम पानी पूरी की वजह से प्रसिद्ध है। तुम शहर से कुछ अच्छे पानी पूरी बनाने वाले को पकड़ लाओ और अपने गांव में एक बढ़िया रेस्टोरेंट खोल लो। जब रेस्टोरेंट खुल जाएगा तो फिर रामलाल की पानी पूरी कौन खाने आएगा? हमारे मुखिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सत्तू भाई, आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। हमारे सारे गांव वाले हमारी मुखिया जी की ही बात मानते हैं और देखो हमारे गांव में तुम्हारे गांव से ज्यादा उन्नति है। तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कल ही शहर से कुछ पानी पूरी बनाने वालों को पकड़ कर लाता हूँ और यहाँ अपने गांव में रेस्टोरेंट का निर्माण करवाता हूँ और उस रेस्टोरेंट का नाम मेरे ही नाम से होगा, सत्तू रेस्टोरेंट। सत्तू की बात सुनकर रत्नापुर गांव का मुखिया मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। मुखिया अपने साथी कालिया से बोला, इसे राजनीति कहते हैं कालिया। अब तुम देखना,
ये रामलाल आज से सत्तू मुखिया की आंखों का कांटा बन गया है। कुछ ही दिन में इस रामलाल का नाम खत्म हो जाएगा। आपके दिमाग का तो जवाब नहीं मुखिया जी। कुछ दिनों के अंदर ही अंदर सत्तू मुखिया ने गांव में एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट का निर्माण करवा लिया और शहर से एक बहुत अच्छे पानी पूरी बनाने वाले को अपने गांव में ले आया। कुछ ही दिनों बाद गांव के सारे लोग उसके रेस्टोरेंट में जाकर पानी पूरी खाने लगे। अब सत्तू के ठेले पर कोई नहीं आता था। बेचारा सत्तू रोज पानी पूरी का ठेला लगाकर दिन भर धूप में अकेला खड़ा रहता और शाम तक उसकी पानी पूरी खराब हो जाती। कुछ दिनों बाद निर्मला रामलाल से बोली, आपको अपना ठेला किसी दूसरे गांव में लगाना चाहिए। आपकी पानी पूरी कोई खाने नहीं आता। हम तो सड़क पर आ गए। तुम सही कहती हो, मुझे अपनी पानी पूरी रोज शाम के वक्त फेंकनी पड़ती है। तभी रामलाल का दरवाजा कोई खटखटाने लगा। रामलाल ने दरवाजा खोल दिया। उसने देखा बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था। मुझे कुछ खाने को दे दो, 3 दिन से भूखा हूँ। मेरे घर पर करीब 2 दिन से खाना नहीं बन रहा। मेरा नुकसान पे नुकसान हो रहा है। मेरे पास कुछ पानी पूरी पड़ी है जो अभी तक खराब नहीं हुई है। तो लाओ, मुझे वही खिला दो। रामलाल ने पानी पूरी उस बूढ़े व्यक्ति को दे दी। देखते ही देखते वो बूढ़ा व्यक्ति रामलाल की सारी पानी पूरी खा गया और उसने एक झोली रामलाल को पकड़ा दी। ये क्या है? ये बालू है जो तुम्हारी किस्मत बदल देगी। बालू मेरी किस्मत कैसे बदल सकती है? ये जादुई बालू है। तुम कल से तंदूर में पानी पूरी बनाओगे। लेकिन वो कैसे? अपने कान इधर लेकर आओ। बूढ़ा व्यक्ति सत्तू के कान में कुछ बात कहकर चला गया। अगले दिन सत्तू उस बूढ़े व्यक्ति के बताए अनुसार गांव के बीचों बीच ठेला लगाकर खड़ा हो गया और तंदूर गर्म करके छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाने लगा। उन पूड़ियों को गर्म करने के लिए जैसे ही उसने बालू तंदूर में डाली, देखते ही देखते बहुत सारी पूड़ियाँ अपने आप बनकर तैयार होने लगी। उसकी महक से सारा गांव सत्तू के ठेले पर आकर खड़ा हो गया। पानी पूरी में खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है रामलाल भैया, जल्दी से मुझे अपनी पानी पूरी खिला दो। देखते ही देखते शाम तक रामलाल की सारी पानी पूरी बिक गई। उस दिन के बाद रोज रोज ऐसा ही होने लगा। रामलाल तंदूर में पूड़ियाँ बनाता, मगर जैसे ही वो पानी पूरी गर्म करने के लिए जादुई बालू डालता, पूरा गांव वहाँ एकत्रित हो जाता। गांव में मुखिया के रेस्टोरेंट में कुत्ते लौटने लगे थे। थक हार कर सत्तू ने रत्नापुर गांव के मुखिया को बुलाया। पता नहीं रामलाल तंदूर में कैसे पानी पूरियाँ बना रहा है। मेरे रेस्टोरेंट में तो ताले लग गए। आपके कहने के मुताबिक मैंने कई दिन से उसके घर पर नजर रख रहा था। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसका तंदूर एक जादुई तंदूर है। उसके पास जादुई बालू है। जैसे ही वो बालू तंदूर में डालता है, पूरा गांव पानी पूरी की खुशबू से महक जाता है। तो फिर जाओ, वो बालू मुझे ला कर दो। जैसी आपकी मर्जी। अगली रात भीमा और कालिया चुपके से उस बालू को चुरा ले आए। सत्तू ने भी हूबहू वैसे ही पानी पूरी बनाने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने वो बालू तंदूर में डाली, अचानक तंदूर फट गया और उसके कारीगर घायल होकर बेहोश हो गए। तभी एक प्रकाश में से एक बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराता हुआ सत्तू के सामने आकर बोला, मैं एक जादूगर हूँ। मैंने ही ये बालू रामलाल को दी थी। तुम शायद ये बात नहीं जानते मुखिया कि ये बालू खुद इंसान का चुनाव करती है। इस बालू ने रामलाल को चुना, तुम्हें नहीं। और तुम्हें एक राज की बात बताऊं, ये बालू अपने मालिक की रक्षा भी करती है। तो ध्यान रखना, रामलाल को कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। वो बहुत दयालु व्यक्ति है। उसकी दयालुता से ही प्रसन्न होकर मैंने उसे ये जादुई बालू दी थी। आखिरकार उसने मुझे मुफ्त में अपनी पानी पूरी खिलाई थी, तो उसका फायदा कराना तो मेरा फर्ज है। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया और सत्तू हाथ मलता रह गया। उस दिन के बाद से सत्तू ने हार मान ली और रामलाल की जादुई तंदूर की पानी पूरी अब गांव तक ही नहीं, शहर में भी प्रसिद्ध हो चुकी थी। उल्टापुर नाम का एक गांव था
जहाँ पर सारी चीजें उल्टी थी। घर उल्टे और तो और लोगों के काम करने का तरीका भी उल्टा। फिर एक दिन ये खबर शिमलापुर गांव के हरीश को पता चलती है और वो खुद ही अपनी आंखों से इस गांव को देखने के लिए आता है। वो देखकर कहता है, अरे ये क्या, यहाँ तो जैसा सुना था वैसे ही सारी चीजें उल्टी हैं। घर से लेकर कुएं सब उल्टे हैं, पर ये सब संभव कैसे है? हरीश गांव में जाता है और उसे एक आदमी से मिलता है जो अपनी साइकिल उल्टी चला रहा होता है और हरीश उससे पूछता है, सुनिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ सब उल्टा क्यों है और आप ये साइकिल उल्टी क्यों चला रहे हैं? मुझे ये तो नहीं पता, पर जब से मैं इस गांव में हूँ तब से सब ऐसा ही चल रहा है। पर तुम ये बात गांव के मुखिया से पूछ सकते हो, उन्हें जरूर कुछ पता होगा। और वो मुझे कहाँ मिलेंगे? गांव में एक बहुत बड़ा पेड़ मिलेगा जो कि गांव में अकेला सीधा पेड़ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ से हरीश उस पेड़ के पास पहुँच जाता है जहाँ पर गांव के मुखिया खड़े रहते हैं। हरीश उनके पास जाकर उनसे पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ घर, कुएं, पेड़ सब उल्टे क्यों हैं और सिर्फ ये अकेला पेड़ सीधा क्यों है? बेटा, तुम कहाँ से आए हो और तुम ये क्यों जानना चाहते हो? मैं शिमलापुर गांव का हूँ। मैंने सुना था कि यहाँ सारी चीजें उल्टी हैं, तो मैं देखने के लिए खुद चला आया और अब जब मैंने सारी चीजों को अपनी आंखों से देख लिया है तो मैं बस जानना चाहता हूँ कि यहाँ सारी चीजें ऐसी क्यों हैं। फिर मैं गांव जाकर सारी बातें लिखकर उसे गांव में बांट दूंगा। देखो बेटा, मुझे पूरी बात तो नहीं पता, पर मैं यही जानता हूँ कि एक बार एक ऋषि थे जो इस गांव में इस बड़े सीधे पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया करते थे और किसी वजह से उन्होंने इस गांव को श्राप दे दिया, जिस वजह से इस गांव की सारी चीजें इस तरह से उल्टी हो गईं। पर उन्होंने श्राप क्यों दिया और उस श्राप को कैसे हटा सकते हैं? बेटा, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अगर तुम्हें जानना है तो तुम गांव के पुस्तकालय में जाकर खोजबीन कर सकते हो। शायद तुम्हें वहाँ कुछ मिल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ से हरीश गांव के पुस्तकालय में जाता है। जहाँ पर कई सारी किताबों की लिखाई उल्टी होती है। यहाँ के किताबों में तो लिखावट भी उल्टी है, इसे तो पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। हरीश किताबों को पढ़ने की कोशिश करता है, वैसे ही उसकी नजर एक किताब पर पड़ती है जो कि बाकी किताबों से थोड़ी अलग थी। हरीश उस किताब को उठाकर जैसे ही खोलता है तो वो देखता है, अरे इस किताब में तो सारी चीजें सीधी लिखी हुई हैं। देखता हूँ शायद इसमें कुछ लिखा हो जिससे ये पता चल जाए कि इस गांव की ये हालत आखिर हुई कैसे। हरीश उस किताब को पढ़ने लगता है जिसमें गांव की कहानी लिखी होती है। कई सालों पहले एक संत इस गांव में प्रवेश करते हैं और बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस समय गांव का नाम सीधापुर हुआ करता था और संत जी गांव वालों को सही बातें सिखाया करते थे। एक दिन संत जी गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें सूचना देते हैं। गांव वालों, मैंने आप सभी को यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है ताकि आप सभी को गांव में हो रहे शिकार के बारे में बता सकूं। आप लोग जो मासूम जानवरों का शिकार कर रहे हैं उसे अभी छोड़ दीजिए, वरना इसका अंजाम पूरे गांव वालों को भुगतना पड़ेगा। ये बात सुनकर कुछ लोग आपस में कहते हैं, इस संत को यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए और ये हम पर अपना राज चलाना चाहता है। तुम सही कह रहे हो, हम तो अपने शिकार का काम जारी रखेंगे। चलो अपने शिकार के जाल को गांव के जंगल में डाल कर आते हैं। गांव वाले संत की बातों को अनसुना कर देते हैं और फिर से शिकार के कई सारे जालों को
जंगल में बिछा देते हैं। फिर एक दिन संत जंगल से गुजर रहे होते हैं। ये गांव वाले शिकार हद से ज्यादा करने लगे हैं और ये सब कुछ अपने शौक के लिए कर रहे हैं। बिना वजह मासूम जानवरों को मारना बहुत बुरा है। जैसे ही वो ये शब्द कहते हैं, वैसे ही एक रस्सी उनके पैर में पड़ती है और खींचकर संत जी को पेड़ से उल्टा लटका देती है। लगता है बड़ा शिकार हाथ लगा है। हाँ हाँ, चलो देखते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ संत जी को उल्टा लटके देखते हैं, वो डर जाते हैं और जल्दी से उन्हें नीचे उतारते हैं। फिर माफी मांगने लगते हैं, पर संत जी बिना कुछ सुने उस पेड़ के नीचे आ जाते हैं और ध्यान में लग जाते हैं और जल्द ही सारे गांव में ये बात मालूम पड़ जाती है। सारे गांव वाले संत जी से मिलने आते हैं। हमें माफ कर दीजिए जो हमने किया उसके लिए। संत जी ध्यान से अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो चुकी होती है और फिर वो गांव वालों से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, पर जो आज मेरे साथ हुआ मैं उसे नहीं भूल सकता। जिस तरह से मैं उल्टा लटका और मुझे सारी चीजें उल्टी नजर आई, उसी प्रकार ये मेरा इस गांव को श्राप है कि ये पूरा गांव भी उल्टा हो जाएगा और इस गांव का नाम आज से ही सीधपुर से उल्टापुर होगा। गांव वाले ये सुनकर उनसे माफी मांगने लगते हैं और वादा करते हैं कि वो कभी भी आगे से शिकार नहीं करेंगे। ये देखकर संत जी को उन पर तरस आ जाती है और वो उन्हें बताते हैं, एक दिन आएगा जब एक नेक इंसान जो तुम्हारी परिस्थिति पर तरस खाएगा और तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेगा, बस उसे मेरे जैसे 100 संतों को अपने हाथों से बनाकर भोजन खिलाना होगा। लेकिन भोजन की सामग्री गांव के हर घर से आनी चाहिए। तब से लेकर आज तक सारी चीजें उल्टी है, बस उस पेड़ को छोड़कर जहाँ पर संत जी बैठा करते थे। ये किताब जो संत जी ने खुद ही लिखी थी, इस किताब को पढ़कर हरीश मुखिया के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताता है और कहता है, अगर हमें ये श्राप तोड़ना है तो हमें सारे गांव के घरों से खाने का सामान मंगाना होगा। ये तुम सही कह रहे हो। मैं आज ही सारे गांव वालों को जमा करता हूँ और उन्हें सारी बातें बताता हूँ। पर वो व्यक्ति है कौन जो हमारी मदद करना चाहता है? मुखिया जी, वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। जब से मैं आया हूँ मुझे आप लोगों की परिस्थिति पर तरस आ रहा है और मैं तो बस आप लोगों की मदद करने का कोई उपाय ढूंढ रहा था, तभी मुझे वो किताब मिली। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा बेटा। मुखिया सारे गांव वालों को जमा करता है और सारी बातें विस्तार से बताता है और फिर गांव वाले कहते हैं, हम सारी चीजें करने को तैयार हैं। हमें इस श्राप से मुक्त होना है हरीश, तुम बस खाना बनाना। हम सभी गांव वाले गांव के सभी घरों से तुम्हें खाने का सामान ला कर देंगे। जी ठीक है, तो मैं 100 संतों के लिए खुद खाना बनाऊंगा और इस गांव को इस उल्टे होने के श्राप से मुक्त कराऊंगा। गांव के हर एक घर से कुछ न कुछ सामान आता है और सबको जमा करके हरीश संतों के लिए खाना बनाता है। अगले दिन गांव वाले 100 संतों को बुलाते हैं भोजन के लिए। खाना खाने के बाद उनमें से एक संत मुखिया जी से पूछते हैं, क्या हुआ मुखिया, अचानक से हम सभी के लिए ये दावत कैसी? कई वर्षों पहले एक संत ने इस गांव को श्राप दिया था कि इस गांव की सारी चीजें उल्टी हो जाएं, चाहे वो घर हो या फिर पेड़ या फिर कुआं। और उन्होंने कहा था कि ये सभी चीजें ठीक तभी होंगी जब कोई नेक इंसान हमारी इस दशा को देखकर हम पर तरस खाएगा और वो 100 संतों को अपने हाथों से बनाकर भोजन कराएगा और भोजन का सामान गांव के हर एक घर से आना चाहिए। संत हरीश को अपने पास बुलाते हैं। हरीश बेटा, तुमने जो इस गांव के लिए किया है उसे देखकर हम सब बहुत खुश हैं। अगर ये गांव इस श्राप से मुक्त हुआ है तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जाता है। संत जी, ये मेरा कर्तव्य है
कि मैं लोगों के लिए अच्छा करूं। सदा खुश रहो बेटा। ये कहकर सारे संत गांव वालों को आशीर्वाद देते हैं और अपने रास्ते निकल जाते हैं। और फिर अगली सुबह जब सूरज उगता है तो सारी चीजें एकदम सीधी हो जाती है। गांव के हर एक घर सब सीधे हो जाते हैं। ये देखकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और मुखिया जी सारे गांव वालों को एक साथ जमा करते हैं। हरीश बेटे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जो तुमने हमारे लिए किया शायद ही कोई करता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है मुखिया जी। बस आप गांव वालों को बता दीजिए कि पहले वाली गलतियां वापस ना दोहराएं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तभी मुखिया जी सारे गांव के लोगों से कहते हैं, इस गांव में आज के बाद कभी कोई जानवरों का शिकार नहीं करेगा और अगर कोई शिकार करते हुए पकड़ा गया तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। हाँ, हम कभी मासूम जानवरों का शिकार नहीं करेंगे। और उसी वक्त मुखिया जी गांव का नाम फिर से सीधापुर रख देते हैं और गांव के सभी लोग अब अपने सीधे गांव में खुशी से जीते हैं। कर्नाटका के गांव कुरांगिनी में कुछ आदिवासी रहते थे जो हमेशा अपने पितृदेव यानी अपने कुल देवता की सेवा करते थे। उनका मन था कि कुल देवता की पूजा अर्चना करके ही उनका जीवन बहुत अच्छा और बहुत सुकून से गुजरेगा। उनके घर भी हवा में झूलते हुए बने थे। वो चाहते थे कि गैर समाज का व्यक्ति उनके पास ना आए और ना ही वो किसी के पास जाना चाहते थे। हमेशा से खेतों से चावल और दाल और कई सारे फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते। उसी वक्त कुरांगिनी के पास वाले गांव में कुछ बच्चे कैंपिंग करने गए थे। चंदू, मंगलू और कविता। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं हॉलिडे पर आई हूँ। सच कहा, यहाँ हम कुछ दिनों तक कैंप करेंगे और आसपास की चीजें भी ढूंढ निकालेंगे। मजा आएगा। हाँ, और सुबह होते ही हम आसपास के गांव घूमने जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या है। कुरांगिनी गांव के पास के कैंपिंग स्पॉट पर तीनों दोस्त आराम करने लगते हैं। सुबह होते ही उन्होंने तय किया कि सारे घूमने जाएंगे कुरांगिनी की तरफ। कुरांगिनी के पास जाते ही कविता ने झूलता हुआ घर देखा और कहा, अरे वाह, ये देखो झूलता हुआ घर। लगता है यहाँ के लोगों को झूला झूलने का बहुत शौक है, इसलिए ऊपर वहाँ पेड़ पर ही घर बना लिया है। कितने गजब की खूबसूरती। पूरा गांव हरा भरा है, ताजी हवा, सुंदरता में तो ये सब देखकर खुश हो रहा हूँ। पता नहीं आगे क्या क्या देखने मिलेगा। लेकिन पता नहीं मुझे डर क्यों लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है हमारे साथ। ओफो, तुम तो हमेशा ही नेगेटिव बातें करते रहते हो। अब चुप भी करो और यहाँ का नजारा देखो। कुरांगिनी गांव के आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया, जो दिखने में डरावने और खूंखार लग रहे थे। इन्हें देखते ही तीनों दोस्तों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। कौन है आप लोग और हमसे क्या चाहते हैं? अरे हमेशा शहरी लोगों को हम यहाँ आने से रोकते हैं। तुम लोगों को कितनी बार समझाया है, हमारे गांव के आसपास भी नजर मत आना, लेकिन फिर भी तुम नहीं समझते। अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारा हिसाब हमारे गांव के देवता करेंगे। ले चलो इन्हें, आज हमारी देवी ही बताएंगी कि इनका क्या करना है। अगर तुम यहाँ से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। क्या करना होगा? हमें सारी शर्तें मंजूर है। तुम्हें हमारे गांव की सभ्यता और परंपरा में रहना होगा। प्रकृति की सेवा में अपना मन, धन सब त्यागना होगा। इतना कहकर प्रकृति की देवी वहाँ से चली जाती है। तुमने सुना, जैसे हमारी देवी ने कहा वैसे ही तुम्हें करना होगा, नहीं तो हमारी देवी नाराज हो जाएगी। अब से तुम कुरांगिनी के निवासी हो, तुम्हें हमारे नियम और कायदे चलाने होंगे और हमारी देवी को खुश करना होगा। क्या आप हमें समझाएंगे कि हमें करना क्या है? हंसते हंसते हमारे रास्ते बंद हो गए और अब ये नया तमाशा आ गया है। जल्दी बताओ हमें क्या करना है। मैं जिंदगी भर के लिए तैयार हूँ।
जैसा हमारी देवी ने कहा वैसा ही तुम्हें करना होगा। हमारे तौर तरीके तुम्हें अपनाने होंगे। सारी शहरी चीजें तुम्हें फेंकनी होगी। कविता, मंगलू और शैलेश के पास कोई चारा नहीं रहता। उन्हें उनके तौर तरीके आजमाने ही पड़ते हैं। हमने तुम्हारी सारी व्यवस्था झूलते हुए घर में कर दी है। आज से तुम वहीं रहोगे और हमारा जीवन व्यतीत करोगे। यही सीख और सजा है तुम्हारी। ये रहे तुम्हारे कपड़े। छोड़ दो हमें, घर जाना है हमें, हमें जाने दो। अरे चिल्लाना बंद करो और इन्हें देखो। तुम्हें लगता है हमें जाने देंगे यहाँ से? हमें यही इनकी बातें माननी होगी, तब जाकर कुछ होगा। मैंने पहले ही कहा था कि हमें संभल कर रहना चाहिए, लेकिन तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी। उन्हें समझ आने लगा था कि प्रकृति सबसे बढ़कर है। ये रहा तुम्हारा भोजन। इसे खाकर हमारे साथ खेत में काम करने चलो। ये क्या है? मुझे ये सब करने की आदत नहीं है। दिखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है। मंगलू, इसे खाकर तो देखो। चुपचाप खाकर हमारे साथ चलो। जैसे ही उन्होंने कुरांगिनी गांव का खाना खाया, वाह यार, ये कितना स्वादिष्ट है। अगर हमें ये खाना हर रोज मिले तो मैं यहाँ से कभी नहीं जाना चाहूंगी। बिना मिलावट के खाने की बात ही कुछ और है। सच कहा तुम दोनों ने। हमें यहाँ कुछ दिन बिताने हैं। इससे हमें एक अच्छी सीख और अच्छी समझ के साथ जाएंगे। तीनों ही कुरांगिनी गांव के लोगों के साथ समय बिताने लगते हैं। उनके साथ खेतों में जाकर खेती, पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ना और कई सारे गांव की परंपरा में भाग लेते हैं। पूरे 1 महीने तक वो कुरांगिनी गांव वालों के साथ रहते हैं। उनके तौर तरीके सीखने के बाद मुखिया कहता है, हमारे गांव में कल मेला लगने वाला है। इस मेले में कई सारे व्यंजन और कई सारे कारनामे होते हैं। इस मेले में हम आ सकते हैं क्या? अब तो हम भी कुरांगिनी के निवासी हैं। क्यों नहीं? अब तुम हम में से ही एक हो। तुम यहाँ आ सकते हो। अगले ही दिन तीनों मेले में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर कविता के माँ बाप कविता को ढूंढते हुए आ जाते हैं। कविता की माँ रोने लगती है। कहाँ थी मेरी बच्ची? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इन लफंगों के साथ हमें पता था कि तुम किसी मुसीबत में हो। कुरांगिनी गांव के लोग कविता के पिता की बात सुनकर डर जाते हैं। तब कविता कहती है, लेकिन पिताजी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मुखिया जी ने अपना कर्तव्य निभाया और हमें एक बहुत अच्छी सीख दी जो कोई स्कूल या कॉलेज हमें नहीं दे पाता। इस गांव में आने के बाद हमने हमारी प्रकृति के बारे में जानने का बड़ा अवसर प्राप्त किया। हमें पता चला कि हमारी दुनिया से बढ़कर भी कुछ चीज है। मैं शुक्रगुजार हूँ इस कुरांगिनी गांव और यहाँ के लोगों का जो हमें यहाँ आने का मौका मिला। सब कुछ सुनने के बाद मुखिया कहते हैं, देखा हमारे साथ रहने का नतीजा। मुझे गर्व है तुम तीनों पर। हमें तुम्हें यही सिखाना था। मुझे तो तुम तीनों पर नाज है। प्रकृति देवी की शर्त पूरी होती है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो और अपना सामाजिक जीवन बिता सकते हो। कविता, मंगलू और शैलेश वहाँ से खुशी खुशी जाने लगते हैं। हम आप सब से मिलने साल में एक बार जरूर आएंगे और शहर जाकर लोगों को प्रकृति के बारे में सतर्क करेंगे। कुआं गांव के सभी लोग एक बड़े से कुएं के अंदर रहते थे। असल में इन सभी का घर ही इस कुएं के अंदर था और ये लोग कभी भी इस बड़े कुएं से बाहर नहीं आ सकते थे। जब जग्गू नाम के पत्रकार को इस कुआं गांव के बारे में पता चला तो वो इस गांव के बारे में लिखने का निर्णय लेता है। जग्गू कुआं गांव में आता है। आप लोग इस बड़े से कुएं में रहते हैं, क्या आपका मन यहाँ से बाहर जाने का नहीं करता? मन तो करता है बेटा कि तुम्हारी तरह हम भी जब चाहे इस गांव में आएं और जब चाहे बाहर जाएं, पर अब इस कुएं से बाहर निकलना हमारे बस में नहीं है। नहीं तो कौन पूरी जिंदगी एक कुएं के अंदर बिताना चाहेगा? आप लोगों के बस में नहीं है मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, इस गांव को आज से 11 साल पहले एक साधु ने श्राप दिया था कि ये सारा गांव एक कुएं में ही समाकर रह जाएगा और तब से हम लोग इस कुएं के अंदर फंसे हुए हैं।
सिर्फ दूसरे गांव के लोग इसके अंदर आकर बाहर जा सकते हैं, हम लोग नहीं। पर श्राप देने की कोई तो वजह रही होगी। वजह थी बेटा, बहुत बड़ी वजह थी। हम लोगों ने एक महापाप किया था। क्या विस्तार से बताएंगे? मैं जानना चाहता हूँ। वो बुजुर्ग जग्गू को आज से 20 साल पहले की कहानी बताने लगता है। जून का महीना था, बाहर भयानक गर्मी पड़ रही थी, इसलिए लोग अपने घरों से बाहर कम ही निकल रहे थे। एक साधु और उनका शिष्य इस गांव में भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। वे दोनों भूखे प्यासे थे। भिक्षाम देही माई, आपके द्वार पर साधु भिक्षा मांगने के लिए आया है। साधु के बार बार पुकारने पर औरत घर से बाहर आती है। दिखता नहीं, इस बार सूखा पड़ने से सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। हमारे पास खुद ही खाने को नहीं, तुमको कहां से दें? हे माता, अगर ऐसी बात है तो आप हमें बस जलपान करवा दीजिए, हम बहुत प्यासे हैं। क्यों? जल क्या मुफ्त में मिलता है? यहाँ कोई भंडारा नहीं लगा है जो तुमको जलपान कराया जाएगा। पर प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है देवी, और हम दोनों इस समय बहुत प्यासे हैं। गर्मी से गला सूख रहा है। इस तरह के कठोर वचनों का प्रयोग मत करो देवी। गला तो सबका सूखता है, इसमें कौन सी नई बात है? अगर मैंने तुम दोनों को पानी पिलाया तो जब मेरे परिवार का गला सूखेगा तब हम क्या करेंगे? प्यासे मर जाएंगे। इस तरह के कठोर वचनों का प्रयोग मत करो देवी। हमने तो केवल आपसे अपनी प्यास बुझाने के लिए जल मांगा है, कोई पाप तो नहीं किया। पूरे गांव का चक्कर लगा के देख लो, फिर भी कोई तुमको एक घूंट पानी नहीं देगा। आखिर आप ऐसा क्यों कह रही है माते? क्या गांव में पानी का कोई स्रोत नहीं है? इस गांव में सिर्फ एक ही कुआं है और उसका पानी सिर्फ गांव वालों तक के लिए ही सीमित है। किसी बाहर वाले को अगर एक बूंद पानी भी दिया तो इससे गांव को पानी की कमी हो जाएगी। प्यास से शिष्य का बुरा हाल हो गया था। वो अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कड़ी धूप होने की वजह से उसको चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। ये सब नाटक करके यहाँ कुछ नहीं होने वाला। जाओ जाकर किसी दूसरे घर के सामने ये नाटक करो। साधु और उसके शिष्य के साथ बड़ी ही निर्दयता से पेश आने के बाद वो औरत अपने घर के अंदर चली जाती है और द्वार बंद कर लेती है। हिम्मत मत हारो शिष्य, हम दूसरे द्वार पर जाकर निवेदन करेंगे। साधु और उसका शिष्य एक एक करके गांव के सभी घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, पर ना तो उनको कोई भिक्षा देता है और ना ही प्यास बुझाने भर के लिए पानी। अब तो मेरा भी धीरज खोता जा रहा है शिष्य। मैंने ऐसा निर्दयी गांव आज तक नहीं देखा जो साधु सन्यासियों को जलपान तक न करा सके। शिष्य की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो बोलने में भी असमर्थ हो गया था। ये दोनों अब उसी कुएं के पास खड़े थे जिससे गांव वाले अपने लिए पानी लेते थे। प्यास बुझाने की एक आखिरी कोशिश करते हुए शिष्य कुएं की तरफ बढ़ता है, पर जैसे ही वो कुएं में झांकता है उसको फिर से चक्कर आते हैं और वो कुएं में गिर जाता है। ये तुमने क्या कर दिया शिष्य? साधु देखता है कि कुएं के अंदर गिरने से शिष्य की मौत हो गई है। वो क्रोधित होकर इस गांव को श्राप देता है। इस निर्दयी गांव वालों ने मेरे शिष्य के प्राण लिए हैं। मैं इस गांव को श्राप देता हूँ कि जिस तरह मेरे शिष्य की मौत इस कुएं के अंदर हुई है, उसी तरह से ये पूरा गांव इस कुएं में समा जाएगा। साधु गुस्से में विष का प्याला पी लेते हैं, जिससे उनका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है और वे गांव से चले जाते हैं। देखते ही देखते पूरा गांव इस कुएं के अंदर समा जाता है। गांव की ये कहानी सुनकर जग्गू को बहुत आश्चर्य होता है। सच कहूं तो गांव वालों की निर्दयता के लिए इन्हें इसी तरह का दंड मिलना चाहिए था, पर उनकी इस गलती की सजा आने वाली पीढ़ी को भी भुगतनी पड़ रही है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी बेटा। काश उस दिन जब वो साधु बाबा सबसे पहले मेरे द्वार पर आए थे, मैं उनको जलपान करा देती तो इस सब की नौबत ही नहीं आती। क्या इस श्राप से मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता तो वही बता सकते हैं
जिन्होंने ये श्राप दिया। बेटा, अगर तुम उन साधु बाबा को ढूंढकर उनसे निवेदन करोगे कि वे हमारे गांव को इस श्राप से मुक्त कर दें, तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूँ, पर मैं उनको कहाँ ढूंढूंगा? और अगर मिल भी गए तो पहचानूंगा कैसे? जैसा इन्होंने बताया कि साधु बाबा ने विष का प्याला पिया और उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया। सुना है तब से उनको ना भूख लगती है ना प्यास, इसीलिए वे किसी रेगिस्तानी जगह पर होंगे जहाँ खाने पीने की कोई भी चीज उपलब्ध नहीं होगी। तुम्हें किसी ऐसी जगह को ढूंढना होगा। जग्गू कई दिन भटकने के बाद एक सूखे और बेजान रेगिस्तान में साधु बाबा को ढूंढ लेता है। मैं कुआं गांव की ओर से आपसे क्षमा मांगने के लिए आया हूँ। बाबा, आपसे निवेदन करने आया हूँ कि आप उस गांव को अब श्राप से मुक्त कर दीजिए। ऐसा कदापि नहीं होगा। वो पापी गांव मेरे शिष्य की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। पर बाबा, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनमें से कई तो मर चुके हैं और जो जिंदा हैं, उनको अपने किए पर बहुत पछतावा है। साथ ही इस श्राप की वजह से नई पीढ़ी को भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। वो बाहरी दुनिया से अलग होकर रह गए हैं। इसमें उस नई पीढ़ी का तो कोई कसूर नहीं है ना? वो नई पीढ़ी भी उन्हीं निर्दयी लोगों की है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, पर ये बताइए कि अगर आप भी इस नई पीढ़ी के लिए वैसी ही निर्दयता दिखाएंगे तो आप में और उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा जो आपके शिष्य की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं? जग्गू के निवेदन करने पर साधु का दिल पिघल जाता है और वो कुआं गांव को अपने श्राप से मुक्त करने के लिए मान जाते हैं। इस श्राप से मुक्ति के लिए गांव वालों को मुझे जलपान कराना होगा और उसी कुएं के पानी से बने खाने से मुझे भरपेट भोजन करवाना होगा। वो लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं बाबा, आप कृपया मेरे साथ चलिए। जग्गू साधु बाबा को अपने साथ कुआं गांव में ले आता है और साधु बाबा की कही हुई बात गांव वालों को बताता है। आप सभी को इस कुएं के पानी से साधु महाराज को जलपान कराना होगा और उनको भरपेट भोजन करवाना होगा। बुढ़िया एक बड़े लोटे में पानी लेकर आती है। जैसे ही साधु बाबा के चरणों में कुएं का पानी गिरता है, उनके नीले पैर फिर से वापस पहले जैसे हो जाते हैं। यहाँ सभी लोग साधु बाबा के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। आइए बाबा, बैठ जाइए। बुढ़िया साधु के बैठने के लिए एक कपड़ा बिछाती है और उनको एक बड़े लोटे में पानी पीने के लिए देती है। जलपान कीजिए बाबा। साधु बाबा लोटे से पानी पीते हैं और जैसे ही पानी उनके गले में उतरता है, उनका गला भी नीले के बजाय फिर से वापस पहले जैसा हो जाता है। यही काम तुमने आज से 20 साल पहले कर लिया होता तो तुम लोगों को इतनी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती, उसको अपनी गलती का एहसास नहीं होता। ये ठोकर खाकर हम सभी गांव वालों ने बहुत बड़ा सबक सीख लिया है बाबा। भोजन बनकर तैयार हो गया था। सभी लोग एक एक करके सामने आते हैं और साधु बाबा को भोजन परोसते हैं। लीजिए बाबा, ये चावल इसी कुएं गांव के अंदर उगाए हैं। साधु बाबा ने 20 सालों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए जैसे ही कोई उनके सामने खाना रखता है, वे झट से खाकर उसको खत्म कर लेते हैं। अब सभी लोगों का बनाया हुआ खाना खत्म हो जाता है, पर साधु बाबा की भूख नहीं मिटती। भोजन तो समाप्त हो चुका है बाबा, पर मैं अब भी पूरी तरह से तृप्त नहीं हुआ हूँ। अब तो हम लोगों के पास भी थोड़ा सा ही अनाज बचा है। अगर उसे भी पका लेंगे तो फिर हम लोग क्या खाएंगे? यही गलती हमने आज से 20 साल पहले की थी और उसका फल आज तक भुगतना पड़ रहा है। अब हम लोग वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। जिसके घर में जितना अनाज बचा है सब पका लो। गांव वाले बचे हुए अनाज से फिर से भोजन बनाते हैं और साधु बाबा को परोसते हैं। इस बार जैसे ही भोजन का आखिरी निवाला साधु बाबा के पेट में जाता है, उनका पूरा शरीर फिर से वापस अपने पुराने रंग रूप में आ जाता है और देखते ही देखते पूरा कुआं गांव भी अपने पुराने स्वरूप में आ जाता है। अब इस गांव के लोग किसी भी साधु
या जरूरतमंद को खाली हाथ अपने द्वार से वापस नहीं भेजते। निखिल एक गरीब परिवार का लड़का था। उसकी बड़ी बहन निक्की, माँ शांति देवी और पिताजी मदन लाल थे, जो सेठ चुन्नी लाल की दुकान में गार्ड का काम करते थे। एक दिन निखिल भी अपने पिताजी के साथ दुकान पर गया। मदन लाल, ये कौन लड़का है? सेठ जी, ये मेरा बेटा निखिल है। आज इसके स्कूल में छुट्टी थी तो इसे मैं यहाँ ले आया। ठीक किया, यहाँ आया है तो कुछ काम भी सीख लेगा। क्यों बेटा, जाओ नंदू के केबिन में बैठो। जी सेठ जी, प्रणाम। सेठ जी का बेटा नंदू अपने मोबाइल में गेम खेलता रहता है। नंदू सेठ जी, मुझे भी थोड़ा गेम खेलने दो ना। देखो भाई, ये बहुत महंगा मोबाइल है, इसे मैं नहीं दे सकता। पिताजी, जैसा मोबाइल नंदू के पास है वैसा मोबाइल मुझे भी चाहिए। अरे बेटा, ये मोबाइल वगैरह अमीरों के लिए है। हम गरीबों के लिए 2 टाइम की रोटी मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। नहीं पिताजी, चाहे कुछ भी हो, हमें मोबाइल लेना ही है। माँ और पिताजी दोनों ने निखिल को बहुत समझाया, लेकिन निखिल ने मोबाइल की जिद नहीं छोड़ी। गर्मी की छुट्टी में निखिल को सेठ जी की नौकरी कर जो पैसे मिले, उसमें पिताजी का भी आधा पैसा लगाकर एक मोबाइल खरीदा। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसे पता चला कि मोबाइल में गेम या सिनेमा देखने के लिए नेट की जरूरत होती है, तो वह नंदू को अपना मोबाइल दिखाता है। अरे, इसमें तो नेट ही नहीं है। हाँ सेठ जी, नेट के लिए पैसे नहीं है? कोई बात नहीं, दुकान के वाईफाई से नेट चला लो। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। गर्मी के कारण सभी कुएं सूख गए थे। लोग दूर दूर तक पानी की खोज में जाते हैं। निखिल भी पानी की खोज में पास के जंगल में जाता है। तभी उसे एक कुआं दिखता है। कुएं के पास पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगता है। बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ। सुबह से पानी के चक्कर में फोन भी नहीं चलाया। निखिल जेब से मोबाइल निकालता है तो देखता है कि उसके मोबाइल में वाईफाई से नेट चल रहा है। उसके मोबाइल में वाईफाई का कुआं शो कर रहा होता है। ये क्या, इस कुएं से वाईफाई कैसे चल सकता है? कुछ तो अजीब है। कहीं ये कुआं वाईफाई कुआं तो नहीं? मैं इसके पानी को अपने साथ ले जाता हूँ, जिससे मैं घर में भी वाईफाई इस्तेमाल कर पाऊंगा। निखिल कुएं से एक बोतल में पानी भर लेता है और घर की तरफ चला जाता है। पिताजी देखो, मेरे फोन में वाईफाई चल रहा है। निखिल, तुम्हारे मोबाइल में नेट कहाँ से आया? नेट के पैसे कहाँ से आए? पिताजी, पास वाले जंगल में एक वाईफाई कुआं है, उसी से नेट चल रहा है। चलो अच्छा हुआ, मेरा बच्चा बहुत परेशान था। ठीक है बेटा, लेकिन याद रहे, इसका दुरुपयोग नहीं करना। समय से सारे काम खत्म करने के बाद ही मोबाइल को चलाना। जी पिताजी, मैं पढ़ाई और काम करने के बाद ही इसका उपयोग करूंगा। शाबाश बेटा। अच्छा, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, और हाँ, अगर कोई मदद मांगने के लिए आए तो मना नहीं करना। पूरे गांव में एक ही मोबाइल था। सभी को कुछ न कुछ काम पड़ता ही रहता था। अब तक निखिल के पास मोबाइल है, ये खबर पूरे गांव में फैल गई थी। रोज उसके घर लोग अपने अपने काम लेकर आते थे, इसलिए सुबह 6 से 8 बजे तक का टाइम रखा गया। मदन बाबू, अरे ओ मदन बाबू। अरे गजोधर भैया, इतने सवेरे सवेरे क्यों शोर मचा रहे हो? अब कहाँ कहीं बाबू, गजब होई गवा। हमार बसंती कल रात से गायब है। ओह, क्या बसंती तुम्हारी पत्नी है? तो थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाओ या रिश्तेदार के पास पता करो, कहीं वहाँ तो नहीं चली गई। अरे क्या बात करत हो बाबू, हमार मेहरारू लाजवंती तो तालाब में कपड़ा धोबत है। अरे भैया, बसंती तो हमार गधी का नाम है। सुना है मोबाइल से कुछ भी पता लगा सकत हैं। निखिल बबुआ से बोल के हमार बसंती को तनिक खुजवा दो ना। अरे ओ गजोधर चाचा, मोबाइल से सिर्फ उनका पता कर सकते हैं जिसमें GPS लगा होता है। अरे GPS तो नहीं, लेकिन एक सुतली बंधा ताबीज रहे हमारे बसंती के गले में, का उससे कछु हो सकता है का बबुआ, बताओ। इसके बाद कल्लू मोची का नंबर आता है। निखिल बबुआ, तू तो जानत है कि हमारे बनावल जूता चप्पल कितना सस्ता, मजबूत और बढ़िया रहत है। हम चाहत हैं कि कोई व्यापारी हमार जूता चप्पल को ऑर्डर देकर ले जाए। ठीक है कल्लू चाचा, मैं आज ही तुम्हारे बनाए जूते चप्पल और दुकान का फोटो लेकर संबंधित साइट पर डाल दूंगा। कांटेक्ट में भी आपका मोबाइल नंबर दे दूंगा। अम्मा मियाँ,
तुमको तो मालूम है मेरा निकाह नहीं हो रहा, उम्र भी निकल रही है। अरे क्या खराबी है हम में, थोड़े काले हैं, कद जरा छोटा है, दांत बाहर निकले हैं, थोड़ा हकलाता हूँ, दिखने में शक्ल जरा अच्छी नहीं है और एक आंख से काना हूँ। बस मेरी फोटो खींचकर शादी.com पर बायोडाटा के साथ डाल दो बेटा। अम्मा मियाँ मोहतरमाओं की तांता ना लग गई अपने गांव में तो फिर कहना। रहमत अली ऐसे ही नाम नहीं रखा है मेरे अब्बा जान ने हमारा। एकाएक वाईफाई गायब हो जाता है। वो परेशान हो जाता है। जाकर देखता है तो चूहे ने वाईफाई कुएं के पानी वाली बोतल गिरा दी थी। ये क्या हो गया? अब नेट कैसे चलाऊंगा? कल ही जाऊंगा वाईफाई के कुएं के पास। निखिल अगले दिन सुबह कुएं के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ सड़क बन रही थी और कुएं भर दिए गए थे। कुछ पानी वहाँ जमा हुआ था जिसे वह बोतल में भरकर घर ले आता है। निखिल आकर बहुत रोता है और बिना खाए पिए ही सो जाता है। रात में उसे सपना आता है कि बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता। मैं समझ गया, मुझे अब क्या करना है। वह सुबह उठकर घर के पीछे खेत में एक कुआं खोदने लगता है। 7-8 दिन की कड़ी मेहनत के बाद कुएं में से पानी निकल आता है। उस पानी में वो बोतल का पानी डाल देता है। अब वो कुआं भी वाईफाई का कुआं बन जाता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और बिना मेहनत के मिला फल सदा नहीं रहता।